अगर मैं तुमसे कहूं कि बेवकूफी सिर्फ समझदारी की कमी नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा खतरनाक चीज है, एक ऐसी ताकत जो किसी भी तेज दिमाग को बर्बादी का औजार बना सकती है। अब सोचिए, असल खतरा वो लोग नहीं हैं जो जानबूझकर बुरा कर रहे हैं, बल्कि वो आम लोग हैं जिन्होंने सोचना ही छोड़ दिया है। एक सीन सोचिए, एक फेमस साइंटिस्ट जिसके पास डिग्रियों की कोई कमी नहीं है, वो अचानक ऐसी झूठी बातें फैलाने लगे जो दूसरों की जिंदगी को खतरे में डाल सकती हैं। एक टीचर जो हमेशा बच्चों की भलाई चाहता था, अब वही किसी नुकसानदायक सोच को सपोर्ट करने लगे। एक माँ बाप जिन्हें अपने बच्चों से बेहद प्यार है, लेकिन उनके लिए ऐसे फैसले ले रहे हैं जो सीधा उन्हीं बच्चों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये लोग बुरे नहीं हैं, ये समझदार भले लोग हैं जो एक खतरनाक जाल में फंस चुके हैं। डीट्रिच बॉनहोफर ने इसे कहा था बेवकूफी की ताकत, और जो बात इसे और भी डरावना बनाती है वो ये कि ये किसी और के साथ नहीं हो रहा, ये हमारे जैसे लोगों के साथ हो रहा है, तुम्हारे जैसे, मेरे जैसे। और ये कोई फिलॉसफी नहीं है, ये एक सच है जिसे टेस्ट भी किया गया है। 1961 में येल यूनिवर्सिटी में स्टैनली मिलग्राम ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। आम लोगों को बुलाया गया, उन्हें एक अथॉरिटी फिगर ने बस इतना कहा कि सामने वाले को एक एक करके इलेक्ट्रिक शॉक्स देने हैं। सामने वाला चीख रहा था, दर्द में था, लेकिन फिर भी 65% लोगों ने ऐसे झटके दिए जिन्हें वो खुद जानलेवा मानते थे। ना वो लोग मानसिक रूप से बीमार थे, ना हिंसक, वो बस आम लोग थे जिन्होंने थोड़े वक्त के लिए अपनी सोचने की ताकत किसी और को सौंप दी थी। यही तो डीट्रिच बॉनहोफर ने अपनी आंखों के सामने देखा था नाजी जर्मनी में, और उसी ने उसे इंसानी सोच को लेकर इतिहास की सबसे डरावनी थ्योरीज में से एक सोचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन उससे पहले एक सवाल तुमसे पूछना जरूरी है, क्या कभी तुमने किसी बात पर सिर्फ इसलिए भरोसा किया क्योंकि सब लोग उस पर भरोसा कर रहे थे? बस इस सवाल को अपने अंदर रखिए, क्योंकि हम अब उस साइकोलॉजिकल ट्रूथ में उतरने जा रहे हैं जो आज की दुनिया में शायद सबसे जरूरी है। बॉनहोफर कोई आम फिलॉसफर नहीं था जो किसी ऊंची बिल्डिंग में बैठकर किताबें पढ़ता हो या हवा में बात करता हो। वो एक जर्मन लूथरन पास्टर था जिसने अपनी पूरी सोसाइटी को अपनी आंखों के सामने बदलते देखा। वो 1906 में पैदा हुआ था, एक इंटेलेक्चुअल फैमिली में। उसके पिता एक जाने माने साइकाइट्रिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट थे। बॉनहोफर ने हमेशा एजुकेशन और लॉजिक की ताकत पर भरोसा किया था, लेकिन जब नाजी पार्टी सत्ता में आई तो जो उसने देखा, उसने उसके अंदर के उस भरोसे को तोड़ दिया जो इंसानी समझदारी पर टिका था। उसने देखा कैसे पढ़े लिखे लोग, संस्कारी, धार्मिक, समझदार लोग ऐसे नेताओं और नीतियों को सपोर्ट करने लगे जो उनके अपने वैल्यूज के बिल्कुल खिलाफ थीं। ये कोई अनपढ़ भीड़ नहीं थी जिसे झूठे वादों से बेवकूफ बनाया गया हो। ये थे प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, रिलीजियस लीडर्स और इंटेलेक्चुअल्स जो खुद अपनी सोच को छोड़कर सिस्टम के सामने झुकने लगे। 1943 में बॉनहोफर जेल में था, एक साजिश का हिस्सा बनने के आरोप में हिटलर की हत्या की कोशिश। वहीं अपनी कोठरी में बैठकर उसने जो लिखा वो आज भी इंसान की सबसे गहरी कमजोरी को उजागर करता है, बेवकूफी के खिलाफ लड़ाई। बॉनहोफर ने लिखा था, हम बेबस हैं, ना विरोध काम आता है ना ताकत। तर्क की बातें भी किसी के कानों तक नहीं पहुंचती। जो बात इस ऑब्जर्वेशन को और डरावना बनाती है वो इसका कॉन्टेक्स्ट नहीं बल्कि इसकी सटीकता थी। बॉनहोफर ने लिखा, बुराई के अंदर हमेशा खुद को खत्म करने का बीज होता है, वो बेचैनी पैदा करती है, लोग उसका विरोध करते हैं और आखिर में वो खुद टूटने लगती है। लेकिन बेवकूफी, वो ये मानती है कि वो कुछ अच्छा कर रही है और यही वजह है कि उसे ठीक करना नामुमकिन हो जाता है। बॉनहोफर की सबसे गहरी बात यह थी कि बेवकूफी सत्ता के लिए काम करती है। जो लोग जानबूझकर गलत करते हैं उन्हें अंदर ही अंदर ये पता होता है कि वो गलत हैं, इसलिए एक न एक दिन वो टूटते हैं। लेकिन जो लोग फंक्शनल स्टुपिडिटी के शिकार होते हैं उन्हें लगता है कि वो सही कर रहे हैं और इसलिए उन्हें कोई समझा भी नहीं सकता। ये कोई हादसा नहीं है। आज की दुनिया में सत्ता को अब सच छुपाने की जरूरत नहीं है, उन्हें बस इतना करना होता है कि इंसान इतनी कंफ्यूजन में रहे कि वो किसी भी बात को साफ दिमाग से समझ ही ना पाए। बॉनहोफर जब स्टुपिडिटी शब्द इस्तेमाल करता था तो उसका मतलब लो आईक्यू या एजुकेशन की कमी नहीं था, वो किसी और ही किस्म की चीज की बात कर रहा था, विलफुल इग्नोरेंस, जानते बूझते हुए अनदेखा करना, फंक्शनल स्टुपिडिटी।
जेल से लिखे गए अपने एक खत में बॉनहोफर ने कहा था, ये जो बेवकूफ इंसान जिद्दी होता है, इसका मतलब ये मत समझना कि वो आजाद है। जब तुम उससे बात करते हो तो ऐसा लगता है कि तुम किसी इंसान से नहीं, बल्कि कुछ पुराने स्लोगन्स या रटी रटाई बातों से भिड़ रहे हो, जैसे उसके दिमाग पर किसी और ने कब्जा कर लिया हो। बोनहोफर की थ्योरी को जो बात सबसे अलग बनाती है वो ये थी कि उसने बेवकूफी को किसी एक इंसान की गलती नहीं बताया, बल्कि एक सिस्टम की देन बताया। उसने कहा, असली दिक्कत तब शुरू होती है जब इंसान के लिए सोचना न सिर्फ मुश्किल बन जाता है, बल्कि महंगा भी। आज के दौर में यही हो रहा है। हमारे इकोनॉमिक सिस्टम खुद ऐसी सेटिंग बना रहे हैं जहां लोग शॉर्टकट सोचने लगते हैं। सोचिए, सोशल मीडिया करोड़ों कमाता है जब तुम गहराई से नहीं सोचते, बस इमोशन में रिएक्ट करते हो। न्यूज चैनल ज्यादा व्यूज पाते हैं जब वो गुस्सा बेचते हैं, ना कि सच्चाई या संतुलन। नेता इलेक्शन जीतते हैं सिर्फ आसान से स्लोगन से, ना कि किसी समझदारी भरी पॉलिसी से। जब लोग दो दो जॉब कर रहे हों, उधार में डूबे हों और हर दिन हजारों चीजों की बमबारी हो रही हो, तो सोचने से थक जाना कोई कमजोरी नहीं, वो एक सर्वाइवल स्ट्रेटजी बन जाती है। इसी को इकोनॉमिस्ट कहते हैं रैशनल इग्नोरेंस। मतलब जब किसी चीज को ठीक से समझने में वक्त और एनर्जी बहुत ज्यादा लगती है तो आदमी सोचता है बेहतर है अनजान ही रहूं। और यही से शुरू होती है असली प्रॉब्लम, क्योंकि जब हर इंसान खुद को बचाने के लिए ऐसा सोचने लगता है तो पूरी सोसाइटी कलेक्टिवली बेवकूफी की तरफ बढ़ने लगती है। बॉनहोफर ने नाजी जर्मनी में इसी पैटर्न को देखा था। वो फैसले जो इंडिविजुअल चॉइस लगते हैं, असल में एक स्ट्रक्चर बना देता है जहां इंसान धीरे धीरे अपनी सोच सरेंडर कर देता है। और मजेदार बात यह है कि हमारा दिमाग भी इसी सरेंडर के लिए ही बना है। जब बाहर का सिस्टम हमें शॉर्टकट्स की तरफ धकेलता है, हमारा दिमाग भी उसी में कंफर्ट ढूंढता है। 1950 में लियोन फेस्टिंगर ने एक जबरदस्त रिसर्च की थी कॉग्निटिव डिसोनेंस पर। उसमें यह साफ दिखा, जब इंसान के सामने कोई ऐसी बात आती है जो उसके पहले से बने बिलीव्स को टकराती है, तो दिमाग उस नई बात को रिजेक्ट करने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन बॉनहोफर ने जो बात तब समझ ली थी, उसे आज मॉडर्न साइकोलॉजी भी कंफर्म कर चुकी है। जब इंसान थका हुआ होता है, टेंशन में होता है या पैसों की तंगी से जूझ रहा होता है, तो यही सोचने की ताकत और पहले खत्म हो जाती है। और यही हाल आज का सिस्टम हमारे साथ कर रहा है। बॉनहोफर ने देखा था कि बेवकूफी ज्यादातर अकेले नहीं आती, वो भीड़ के साथ बढ़ती है। उसने लिखा था, स्टूपिडिटी कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सोशियोलॉजिकल डिजीज है। मतलब ये कि जब इंसान भीड़ का हिस्सा बन जाता है तो उसका खुद का दिमाग पीछे हट जाता है। वो इंसान जो अकेले में बहुत समझदार होता है, भीड़ में उसी की सोच बंद हो जाती है। बॉनहोफर ने यह बात उस दौर में देख ली थी जब साइकोलॉजी खुद भी इन चीजों को समझ नहीं पा रही थी। 1950 में सोलोमन एश ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें एक ग्रुप को जानबूझकर गलत जवाब देने को कहा गया, और जो आदमी अकेला था उसने भी, ये जानते हुए कि सब गलत बोल रहे हैं, कम से कम एक बार वही गलत जवाब दे दिया। 75% लोग बस इसलिए झुक गए क्योंकि भीड़ झुकी हुई थी। अब सोचिए, जब यह हाल रियल लाइफ में था तो सोशल मीडिया पर क्या होता होगा। आज हमारा डिजिटल सिस्टम इस बेवकूफी को और तेजी से फैला रहा है। सोशल मीडिया के एल्गोरिदम्स ऐसे डिजाइन हैं जो हमें वही दिखाते हैं जो हम पहले से मानते हैं। MIT की एक स्टडी 2018 में आई थी जिसमें बताया गया कि झूठी खबरें सच से 6 गुना तेज फैलती हैं। क्यों? क्योंकि झूठ हमारे इमोशंस को जल्दी पकड़ लेता है। सच थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, समझने में वक्त लगता है, लेकिन झूठ सीधा दिल को छूता है, भले ही वो गलत हो। और जब कोई आदमी ऐसी झूठी बात शेयर करता है जो उसकी सोच से मैच करती हो, तो वो एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा बन जाता है जो केयरफुल सोच की जगह इंटेलेक्चुअल शॉर्टकट को रिवॉर्ड करता है। एल्गोरिदम फिर उसे वैसे ही और कंटेंट दिखाता है। धीरे धीरे वो एक एको चेंबर में घुस जाता है जहां उसे लगता है कि पूरी दुनिया वैसी ही सोचती है जैसे वो। लेकिन असल में वो धीरे धीरे इंटेलेक्चुअल क्विकसैंड में फंस चुका होता है। अब एक बार खुद से पूछिए, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपका सोशल मीडिया फीड हमेशा वही दिखाता है जो आप देखना चाहते हो? ये सब कुछ बस यूं ही नहीं हो रहा। ये एक सोची समझी चॉजन इग्नोरेंस की आर्किटेक्चर है जिसमें इंसान खुद सोचने से मुंह मोड़ लेता है और उसे लगता भी नहीं कि वो कुछ गलत कर रहा है। इतिहास में यह पैटर्न बार बार देखा गया है।
सैलम विच ट्रायल्स में लोगों को जला दिया गया। वो कोई बुरे लोग नहीं थे, वो धार्मिक शरीफ लोग थे जिन्हें सच में लगा कि वो अपने पड़ोसियों को बचा रहे हैं। 1950 की रेड स्केयर में भी यही हुआ। लोगों को देशद्रोही कहा गया, सताया गया, लेकिन यह काम किसी क्रूर इंसान ने नहीं किया। यह सब उन अमेरिकियों ने किया जो खुद को देशभक्त मानते थे और सोचते थे कि वो लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हैं। हर बार पढ़े लिखे समझदार लोग अपनी क्रिटिकल थिंकिंग छोड़कर भीड़ की इमोशनल सर्टेनिटी के पीछे चल पड़ते हैं। अब सवाल यह है, जब सिस्टम भी हमारे खिलाफ हो और दिमाग भी शॉर्टकट्स लेने में ट्रेंड हो, तो फिर इससे बाहर कैसे निकला जाए? बॉनहोफर ने इसे कहा था कॉस्टली ग्रेस, मतलब ऐसे सोचना जो आसान ना हो, जिसमें दर्द हो, जो पॉपुलर ना हो, लेकिन फिर भी खुद की सोच पर टिके रहना। अब हम ये समझ चुके हैं कि हम सिर्फ भीड़ के दबाव से नहीं लड़ रहे, हम उन मिलियंस ऑफ ईयर्स की एवोल्यूशन से लड़ रहे हैं जिसने हमारे दिमाग को कंफर्ट जोन में रहना सिखाया है, और साथ ही उन $1 बिलियन एल्गोरिदम से जो हमारी हर वीकनेस को पकड़कर उसे बिजनेस में बदल देते हैं। तो रास्ता क्या है? इंसान के स्तर पर हम एक चीज को डेवलप कर सकते हैं जिसे साइकोलॉजी कहती है इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी, मतलब यह समझना कि जो कुछ हम जानते हैं वो अधूरा हो सकता है और कभी कभी गलत भी। इसका मतलब है ऐसी बातें भी जानबूझकर पढ़ना जो हमारी सोच से टकराती हों, ना कि खुद को टॉर्चर करने के लिए, बल्कि यह समझने के लिए कि क्या हमारी सोच सच में टिकने लायक है। अब तुम्हारे पास कुछ सिंपल डेली प्रैक्टिसेस हैं जो तुम्हें इंटेलेक्चुअल सरेंडर से बचा सकती हैं। सबसे पहली प्रैक्टिस, इंटेलेक्चुअल फ्रिक्शन। हर हफ्ते थोड़ा सा वक्त निकालो ऐसी बातें पढ़ने के लिए जो तुमसे अलग सोचते हैं। जरूरी नहीं कि तुम अपनी सोच बदलो, लेकिन खुद से सवाल जरूर करो। पहली बात, जब तुम किसी सोच पर पूरी तरह भरोसा करने लगो तो खुद से पूछो, ऐसी कौन सी बात है जो मेरा नजरिया बदल सकती है? अगर दिमाग में कुछ भी नहीं आता तो समझ लो वहां खतरा है। दूसरी चीज, प्रोडक्टिव इग्नोरेंस को अपनाओ, मतलब जहां तुम 100% श्योर हो वहीं थोड़ा रुक कर पूछो, क्या मैं कुछ मिस तो नहीं कर रहा? क्योंकि जो इंसान सच में समझदार होता है वो हमेशा जानना चाहता है कि वो कहां गलत हो सकता है। तीसरी प्रैक्टिस, शेयरिंग से पहले रुक जाना। कुछ भी ऑनलाइन डालने से पहले बस 60 सेकंड का ब्रेक लो और किसी भी भरोसेमंद अलग सोर्स से वेरीफाई करो। ये एक छोटा सा पॉज एल्गोरिदम के उस साइकिल को तोड़ सकता है जो हमारी इमोशनल रिएक्शन से खेलता है। और आखिरी बात, कभी कभी ये कहना सीखो, मुझे नहीं पता। आज की दुनिया में जहां हर कोई शो ऑफ कर रहा है, वहां ये 3 शब्द सबसे बड़ा हथियार बन सकते हैं। क्योंकि जहां कॉन्फिडेंट बेवकूफी को अपलॉज मिलता है, वहीं ईमानदारी से अपनी लिमिट्स को मानना एक रेडिकल एक्ट बन चुका है। लेकिन सिर्फ ये पर्सनल हैबिट्स काफी नहीं हैं। हमें सिस्टम लेवल पर भी बदलाव चाहिए जो इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी को आसान और रिवॉर्डिंग बनाए। इसका मतलब है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मजबूर किया जाए कि वो अपने एल्गोरिदम कैसे काम करते हैं ये पब्लिक को बताएं। पब्लिक मीडिया लिटरेसी पर जोर दिया जाए ताकि लोग समझ सकें कि कौन सी जानकारी असली है, कौन सी नकली। ऑनलाइन सिस्टम्स ऐसे डिजाइन किए जाएं जो शाउट करने वालों को नहीं, सोचने वालों को रिवॉर्ड दें। और सबसे जरूरी बात, हमें ऐसे इकोनॉमिक पॉलिसीज चाहिए जो लोगों की कांस्टेंट सर्वाइवल फाइट को थोड़ा हल्का करें। जब इंसान हर वक्त हेल्थ, रेंट और नौकरी को लेकर डरा हुआ होता है तो उसके पास सोचने की एनर्जी ही नहीं बचती। बॉनहोफर की थ्योरी उस दौर में तो ब्रिलियंट थी ही, लेकिन आज ये और भी ज्यादा जरूरी हो चुकी है। लेकिन जो बात बॉनहोफर नहीं जान पाया था वो ये थी कि ये सिर्फ मॉरल सरेंडर या भीड़ के दबाव की बात नहीं है। आज न्यूरोसाइंस ये साफ कर चुका है कि हमारा दिमाग वैसे ही बना है कि हम फंक्शनल स्टुपिडिटी में फंस जाएं। सोचिए, बॉनहोफर ने नाजी दौर में देखा था कैसे झूठी बातें अखबारों और रेडियो के जरिए फैलाई जा रही थीं, लेकिन आज हम उस दौर से 1000 गुना खतरनाक रियलिटी में जी रहे हैं। अब हमारे सामने नाजी प्रोपेगेंडा नहीं है, हमारे सामने वो एल्गोरिदम्स हैं जो तुम्हारे दिमाग के अंदर के हर साइकोलॉजिकल बटन को पहचानते हैं और उन्हें दबा भी सकते हैं। और अब तो हम उस दौर में जा रहे हैं जहां AI डीपफेक्स सच का नकली वर्जन बना सकते हैं। अब खतरा सिर्फ बढ़ नहीं रहा, अब वो सीधे इंसान के सोचने की स्ट्रक्चर पर हमला कर रहा है। अब ये नाजी या प्रोपेगेंडा की बात नहीं रही, अब बात तुम्हारे दिमाग की वायरिंग की हो रही है। हमारा दिमाग इवोल्यूशनरी लेवल पर स्पीड को एक्यूरेसी से ऊपर रखता है। हम उन्हीं सोर्सेज पर भरोसा करते हैं जो हमारे लिए पहले से जाने पहचाने हैं। हम वही बातें ढूंढते हैं जो हमारी पुरानी सोच को सही साबित करें।
ये सर्वाइवल टैक्टिक्स थीं जो हमारे एंसेस्टर्स के लिए जरूरी थीं, जब 1 सेकंड की हिचकिचाहट मौत बन सकती थी। लेकिन आज वही इंस्टिंक्ट्स हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं, और डरावनी बात यह है कि कोई भी इससे इम्यून नहीं है। चाहे तुम कितने भी समझदार क्यों ना हो, तुम भी इस मैकेनिज्म के शिकार हो सकते हो। बॉनहॉफर ने जिस पैटर्न की बात की थी वो आज न्यूरोसाइंस भी साबित कर रहा है। जब इंसान डर और अनिश्चितता में होता है तो वो ऐसी बातों की तरफ खींच जाता है जो अथॉरिटेटिव लगें, जो कॉम्प्लेक्स बातों को सिंपल बना दें, चाहे वो सच हो या नहीं। और यही वो बात है जो आज बॉनहॉफर की वार्निंग को और ज्यादा अर्जेंट बना देती है, क्योंकि अब हम सिर्फ इंसानों की मैनिपुलेशन से नहीं लड़ रहे। अब तो हालात और भी आगे निकल चुके हैं। हम ऐसे सिस्टम से जूझ रहे हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाए गए हैं, ताकि हमारे दिमाग की हर कमजोरी को सर्जिकल प्रिसीजन से इस्तेमाल किया जा सके। तुम जो भी क्लिक करते हो, जहां रुकते हो, जिस पर थोड़ा भी इमोशनल रिएक्ट करते हो, वो सब रिकॉर्ड हो रहा है। हर डेटा पॉइंट को एल्गोरिदम ये सोचकर नहीं पढ़ता कि तुम क्या सोच रहे हो, वो ये तय करता है कि तुमसे कैसे सोचवाया जाए। कोविड-19 के वक्त ये बात हमारे सामने खुलकर आ गई थी। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, ऐसे लोग जिनकी सोचने की एबिलिटी टेस्टेड थी, वो भी झूठी बातों को फैलाने लगे। वैक्सीन से जुड़ी अफवाहें, बेबुनियाद इलाज, ये इंटेलिजेंस की हार नहीं थी, ये थी इंटेलेक्चुअल इंडिपेंडेंस की हार, उस दबाव के सामने जो पहले कभी नहीं देखा गया था। बॉनहॉफर ने इसी आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, और उसने इस लड़ाई की कीमत अपनी जान से चुकाई। 9 अप्रैल 1945 को जर्मनी के सरेंडर से बस कुछ हफ्ते पहले उसे फांसी दे दी गई। उसके आखिरी शब्द थे, ये मेरे लिए अंत है, लेकिन असल जिंदगी की शुरुआत। उसकी कुर्बानी सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए नहीं थी, वो एक और चीज की हिफाजत कर रहा था, सोचने की ताकत की। बॉनहॉफर जानता था जब इंसान अपनी सोच छोड़ देता है तो वो बस एक शरीर बन जाता है जिसकी डोर खींचती है उस ताकत के हाथों में जो उस वक्त सबसे तेज होती है। लेकिन आज की दुनिया में उसका असली सवाल जिंदा है, कौन टिकेगा जब पूरी दुनिया कह रही हो चुप रहो, लाइन में लगो, भीड़ के साथ चलो। जब अकेले सोचने के लिए हिम्मत चाहिए, जब सच बोलने की कीमत झूठ में आराम पाने से ज्यादा भारी हो, तब कौन टिकेगा? इसका जवाब ना तुम्हारी डिग्रियों में है, ना तुम्हारी इंटेलिजेंस में। असल हिम्मत कहां है? वो मिलती है जब तुम सर्टेनिटी के बदले क्यूरियोसिटी को चुनते हो, जब तुम कंफर्ट छोड़कर सच को खोजते हो, जब तुम जल्दबाजी से रिएक्ट करने की जगह थोड़ा रुककर सोचने का फैसला लेते हो। ये कोई हीरो बनने की बात नहीं है, ये छोटे छोटे रोज के फैसले हैं जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन जाते हैं जब पूरी दुनिया ने ये करना छोड़ दिया हो। असल ट्रेजेडी यही है कि इंटेलेक्चुअल सरेंडर अक्सर आजादी जैसा लगता है, क्योंकि सोचने में मेहनत लगती है। ये आसान नहीं होता, एक ही वक्त में 2 टकराती हुई सच्चाइयों को अपने दिमाग में जगह देना। ये तकलीफ देता है, ये मानना कि शायद तुम किसी जरूरी मुद्दे पर गलत भी हो सकते हो। लेकिन बॉनहॉफर ने कहा था, यह डिस्कंफर्ट इंसान बने रहने की कीमत है। एक ऐसी दुनिया में जो तुम्हारी सोचने की आदत को बेचकर पैसा कमा रही है, वहां खुद से सोच पाना रेडिकल एक्ट बन चुका है। और अब बात आती है उस सबसे मुश्किल सच की, हम सब किसी ना किसी मोड़ पर फंक्शनल स्टूपिडिटी के शिकार हो सकते हैं। जैसे ही तुम सोचते हो मुझे तो बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता, वहीं से तुम हारना शुरू कर देते हो। इंटेलेक्चुअल फ्रीडम की असली कीमत है इटर्नल विजिलेंस। लेकिन दुश्मन बाहर नहीं है, दुश्मन हमारे अंदर है। वो हिस्सा जो सोचने से थक गया है, जो सिंपल जवाब चाहता है, जो लड़ना नहीं चाहता। बॉनहॉफर की थ्योरी हमें इसलिए बेचैन करती है क्योंकि वो बिल्कुल सटीक है। आज हम इसे हर जगह देख रहे हैं। पढ़े लिखे लोग जो झूठ पर यकीन कर लेते हैं, समझदार लोग जो ऐसी चॉइसेस करते हैं जो खुद उनके लिए नुकसानदेह हैं, और भले इंसान जो उन पॉलिसीज को सपोर्ट करते हैं जो उनके अपने वैल्यूज के खिलाफ हैं। समस्या ये नहीं है कि लोग धीरे धीरे कम अक्लमंद हो रहे हैं। असल समस्या ये है कि अब हमारा सिस्टम उन्हीं लोगों को इनाम दे रहा है जो सोचते कम हैं और जल्दी फैसले लेते हैं। जो जितना लाउड है वो उतना सही माना जा रहा है। लेकिन इस सच्चाई के अंदर एक उम्मीद भी छुपी है। अगर स्टूपिडिटी पूरी मजबूरी नहीं बल्कि आधा चुना गया रास्ता है तो उसे मना भी किया जा सकता है।
अगर ये स्ट्रक्चर की वजह से पैदा होती है तो स्ट्रक्चर्स बदले भी जा सकते हैं, और अगर ये दिमाग की थकावट से आती है तो ऐसे हालात बनाए जा सकते हैं जहां सोचना भारी नहीं, आसान लगे। सोचने की ताकत को ऐसे समझो जैसे बॉडी की फिजिकल स्ट्रेंथ। पहले तकलीफ होती है, लेकिन जितनी जरूरत मसल्स को है वर्कआउट की, उतनी ही जरूरत दिमाग को है इंडिपेंडेंट थिंकिंग की प्रैक्टिस की। जैसे कोई बिना ट्रेनिंग के मैराथन नहीं दौड़ सकता, वैसे ही तुम बिना मेंटल डिसिप्लिन के इस कॉम्प्लेक्स दुनिया को समझ नहीं सकते। सोचने के मसल्स को रोज चलाना पड़ता है, वरना वो धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं। तो अगली बार जब तुम्हें किसी बात पर पूरा भरोसा हो जाए, या जब तुम कोई उलटी बात सुने बिना ही उसे रिजेक्ट कर दो, या जब तुम्हें लगे कि अब मुझे सब पता है, बस रुककर बॉनहोफर की वो लाइन याद कर लेना। फंक्शनल स्टूपिडिटी कोई शोर नहीं मचाती, वो बस धीरे से फुसफुसाती है कि तुम्हें अब और कुछ जानने की जरूरत नहीं। और उसी पल तुम्हारे सामने एक रास्ता होता है, या तो अपना दिमाग आराम के लिए सरेंडर कर दो, या फिर वो रास्ता चुनो जहां सोचना मुश्किल है लेकिन आजाद हो। बॉनहोफर हमसे ये नहीं पूछता कि क्या तुम पर्याप्त बुद्धिमान हो, वो पूछता है क्या तुम इतने कमिटेड हो कि तब भी सोच सको जब सोचने में डिस्कंफर्ट हो या कीमत चुकानी पड़े। समस्या ये नहीं है कि लोग धीरे धीरे कम अक्लमंद हो रहे हैं, असल समस्या ये है कि अब हमारा सिस्टम उन्हीं लोगों को इनाम दे रहा है जो सोचते कम हैं और जल्दी फैसले लेते हैं। जो जितना लाउड है वो उतना सही माना जा रहा है, लेकिन इस सच्चाई के अंदर एक उम्मीद भी छुपी है। अगर स्टूपिडिटी पूरी मजबूरी नहीं बल्कि आधा चुना गया रास्ता है तो उसे मना भी किया जा सकता है। अगर ये स्ट्रक्चर की वजह से पैदा होती है तो स्ट्रक्चर्स बदले भी जा सकते हैं, और अगर ये दिमाग की थकावट से आती है तो ऐसे हालात बनाए जा सकते हैं जहां सोचना भारी नहीं, आसान लगे। सोचने की ताकत को ऐसे समझो जैसे बॉडी की फिजिकल स्ट्रेंथ। पहले तकलीफ होती है, लेकिन जितनी जरूरत मसल्स को है वर्कआउट की, उतनी ही जरूरत दिमाग को है इंडिपेंडेंट थिंकिंग की प्रैक्टिस की। जैसे कोई बिना ट्रेनिंग के मैराथन नहीं दौड़ सकता, वैसे ही तुम बिना मेंटल डिसिप्लिन के इस कॉम्प्लेक्स दुनिया को समझ नहीं सकते। सोचने के मसल्स को रोज चलाना पड़ता है, वरना वो धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं। तो अगली बार जब तुम्हें किसी बात पर पूरा भरोसा हो जाए, या जब तुम कोई उलटी बात सुने बिना ही उसे रिजेक्ट कर दो, या जब तुम्हें लगे कि अब मुझे सब पता है, बस रुककर बॉनहोफर की वो लाइन याद कर लेना। फंक्शनल स्टूपिडिटी कोई शोर नहीं मचाती, वो बस धीरे से फुसफुसाती है कि तुम्हें अब और कुछ जानने की जरूरत नहीं। और उसी पल तुम्हारे सामने एक रास्ता होता है, या तो अपना दिमाग आराम के लिए सरेंडर कर दो, या फिर वो रास्ता चुनो जहां सोचना मुश्किल है लेकिन आजाद हो। बॉनहोफर हमसे ये नहीं पूछता कि क्या तुम इनफ इंटेलिजेंट हो, वो पूछता है क्या तुम इतने कमिटेड हो कि तब भी सोच सको जब सोचने में डिस्कंफर्ट हो या कीमत चुकानी पड़े। जब सोचने लग जाए मुश्किल, जब असहज लगे, जब उसकी कीमत चुकानी पड़े, तब भी अगर तुम सोचने का फैसला लेते हो तो समझ लो तुम सबसे जरूरी काम कर रहे हो इस दौर में, क्योंकि आज की दुनिया तुम्हारी आजाद सोच से नहीं, तुम्हारे सरेंडर से पैसा कमाती है। इसलिए इस हफ्ते के लिए मेरा एक छोटा लेकिन सच्चा चैलेंज है। अपनी किसी एक ऐसी सोच को पकड़ो जिस पर तुम्हारा स्ट्रांग यकीन है, और 30 मिनट सिर्फ ये समझने में लगाओ कि जो लोग इससे सहमत नहीं हैं वो क्या सोचते हैं, क्यों सोचते हैं। ये टॉर्चर नहीं है, ये सेल्फ डाउट भी नहीं है, ये वो प्रैक्टिस है जो बॉनहोफर ने जान देकर डिफेंड की थी, इंटेलेक्चुअल करेज। अगर तुम्हारी मान्यता ईमानदार स्क्रूटिनी में टिक गई तो अब वो और भी साफ और मजबूत हो जाएगी, और अगर नहीं टिक पाई तो तुमने वो चीज सीखी जो बहुत लोग जिंदगी भर नहीं सीखते, कन्विक्शन और ट्रूथ में फर्क। शायद इंसान की असली डिग्निटी अब इस एक सवाल पर टिकी है, क्या हम सोचने के लिए तैयार हैं जब बाकी दुनिया ने सोच छोड़ दी है। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे किसी पक्के यकीन पर सवाल खड़ा किया है तो इसे कमजोरी मत समझो, यही तो है असली शुरुआत इंटेलेक्चुअल करेज की। इस वीडियो को किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करो जो सोचने से डरता नहीं, चाहे वो सोच कितनी भी अनकंफर्टेबल क्यों ना हो।
क्योंकि इस दुनिया में जो हमारी अटेंशन और रिएक्शन पर कमाती है, वहां काम और क्लियर सोच ही असली रिबेलियन है। और जाते जाते एक बात याद रखना, हर बार जब तुम सर्टेनिटी की जगह क्यूरियोसिटी चुनते हो, इमोशन की जगह एविडेंस, जल्दबाजी की जगह सोच, तो तुम सिर्फ अपना माइंड नहीं बचा रहे, तुम इंसानी सोच की उम्मीद बचा रहे हो इस आर्टिफिशियल स्टुपिडिटी वाले दौर में।